नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। और हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं। यदि आप उत्तराखंड में रहते हैं तो भली भांति सब लोग कर्नल अजय कोठियाल को जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बीते 2 दिन पहले जिस तरह से उत्तराखंड दौरा किया राहुल गांधी ने, कुछ कारणों की वजह से उनका दौरा पूरा नहीं हो पाया और उनको वापसी करनी पड़ी। उस दौरे के समय आपने एक बयान दिया था सैनिकों को लेकर। काफी आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है। आपके विरोधी काफी सक्रिय हो गए हैं। क्या इसके पीछे आप कारण मानते हैं विरोधियों को सक्रिय होने का? आपकी कार्यशैली, आपकी प्रसिद्धि, क्या मुख्य वजह मान रहे हैं इस सब की? देखो, इसको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें लेकर के चलना चाहिए। मैं पहले दिन से एक बोलने का प्रयास कर रहा हूँ एक बात कि राहुल गांधी जी जो उत्तराखंड आ रहे थे वो एक पर्पस के साथ में आ रहे थे और उस पर्पस को अचीव करने के लिए वो डिफेंस फोर्सेस, अपनी सेना, एक्स सर्विसमैन, इनको कहीं यूज़ करने का उन्होंने एक तरतीब में शामिल कर रखा था। अपना जो ओवरऑल प्लान था, अब वो कहीं ना कहीं हमको ना एक आइडिया हो रहा था। एक्स सर्विसमैन भी हमको चीज़ बोल रहे थे। राहुल गांधी जी का पहले बैकग्राउंड इस टाइप से था। एक वर्ड होता है, उसे बोलते हैं रेड हेरिंग, लाल रंग की हेरिंग। हेरिंग इज़ अ फिश, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की। और उस हेरिंग की ना बड़ी खासियत है। तो उसमें से एक खासियत यह है कि हेरिंग को पहले यूज़ करा जाता था, उस हेरिंग को स्मोक करा जाता था और उसकी जो स्मेल है उस स्मेल को यूज़ करा जाता था डॉग्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि कोई और स्मेल आ ना सके, तो हेरिंग की स्मेल सूंघाई जाए और फिर ट्रेनिंग करी जाए। लेकिन कुछ लोगों ने हेरिंग की स्मेल को नेगेटिव करना शुरू करा और वो जो नेगेटिव तरीका है वो जासूसी की दुनिया में काफ़ी यूज़ हुआ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैसेज थर्ड पर्सन को दे रहा हूँ, उसे बोलते हैं रेड हेरिंग कॉन्सेप्ट। तो राहुल गांधी जी के जो मैसेजेस होते हैं, कोई ध्यान से देखे, उनके जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है उसमें बड़ा क्लियर दिखता है वो रेड हेरिंग कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करे जाते हैं। उसी को लेकर के हमें ये समझ में आ रहा था कि वो आ रहे थे उत्तराखंड में ये दीपक, जो मोहम्मद दीपक के नाम से फेमस हुआ, दीपक से मिलने के लिए। मैं आज भी मोहम्मद दीपक नहीं बोलता हूँ, मैं दीपक ही बोलता हूँ। लेकिन राहुल गांधी आ रहे थे मोहम्मद दीपक के नाम से मिलने के लिए और उनके कुछ एडवाइजर्स ने उनको बोल रखा था कि अगर तुम दीपक से मिलोगे तो तुम्हें ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ, अजय कोठियाल, जहाँ पे ना ये धर्म और ये चीज़ें नहीं चलती। मैं उस पलटन से आता हूँ जहाँ पे मेरा पहला कमांडिंग ऑफिसर जो था उनका नाम था सैयद अता हसनैन। उनके फादर ने मेरी पलटन खड़ी करी थी, जनरल सैयद मेहदी हसनैन। और जनरल सैयद अता हसनैन ने मेरी पलटन कमांड करी, मैंने भी वो पलटन कमांड करी। आज नेशनलिस्ट होने की वजह से जनरल हसनैन के उनको गवर्नर बनाया गया है बिहार का। अब मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये तो देखता हूँ कि अगर मेरे देश या मेरे विचारों की जो चीज़ें होती हैं उनमें अगर कोई तरतीब से कोई कोशिश कर रहा है ना उसको तोड़ने की, तो मेरे को पक्का रिएक्ट करना चाहिए। उसी रिएक्शन में मेरा पॉइंट ये था, आप आ रहे हो दीपक से मिलने, आपकी जो एडवाइज़र हैं उन्होंने कुछ सोच करके आपको बोला, लेकिन यहाँ की जो कांग्रेस थी उसको ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष मुद्दा बनाया गया दीपक से मिलने का, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पे उत्तराखंड में इसका नुकसान हो सकता है, कुल मिलाकर चुनावी लाभ। तो फिर वो चेंज करा गया कॉन्सेप्ट और उन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि पूर्व सैनिकों से मिलेंगे और पूर्व सैनिकों की शय में दीपक से भी मिलेंगे। अब पूर्व सैनिकों से वो मिलने आते हैं लेकिन ऊपर नहीं जा पाते और उसके बाद में ये मैसेज भी चले जाता है कि मौसम खराब था या वटेवर। उसके कंट्रोवर्सी काफ़ी हैं। जो बीजेपी के कांग्रेस के ही जो सीनियर्स हैं उन्होंने कई क्वेश्चन भी उठाए हैं कि मौसम साफ था, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ पाया, किसी और के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए, वो सब ठीक है। लेकिन राहुल गांधी उसके बाद में ना कैसे अपने विचार को, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर करते हैं। वो सबसे पहले जो मैसेज डालते हैं उसके बाद में अपने इसमें फेसबुक और ट्विटर व्हाट्सएप में, उसमें वो लिखते हैं कि मैं नहीं आ पाया, और उसमें साथ में ये भी लिखते हैं कि मैं दीपक से नहीं मिल पाया हूँ। तो अगर दीपक से मिलने का तुम्हारा इंटेंशन था और तुम पूर्व सैनिकों का यूज़ कर रहे हो ना, और पूर्व सैनिकों को जब यूज़ कर रहे हो तो तुम एक लाइन बोल रहे हो, उसमें तुम लाइन बोल रहे हो कि अग्निवीर को मैं एबॉलिश कर दूंगा।
देखो, अग्निवीर एक स्कीम है, उस स्कीम पे वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, और उस स्कीम पे जब क्वेश्चन उठा रहे हैं विदाउट अवेयरनेस कंप्लीटली, तो वो ना कई बार हजार्डस होती है। मैं उसको समझाने की शॉर्ट में कोशिश करता हूँ। जी अग्निवीर एक स्कीम है, 4 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अग्निवीर लागू करी। जी अग्निवीर की जानकारी किसी को नहीं कि ये 4 साल में जो लागू हो रखी है इसमें क्या क्या पॉइंट्स किस किस कारण से बोले गए। मैं 3 पॉइंट्स बोलता हूँ अभी जो मेरे को याद आ रहे हैं। जी एक पॉइंट चर्चित है कि अग्निवीरों की शादी नहीं होगी, शादी नहीं कर सकते। अब उसको कैसे उछाला जा रहा है, लड़कियां तैयार नहीं हो रही है, फलाना नहीं हो रहा है। पता है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का लॉ ये बोलता है अग्निवीर के पहले से, बहुत पहले से, कि जब तक तुम 25 साल के नहीं हुए तो तुम शादी करके आ जाओगे ना, तुम्हें मैरिड एकोमोडेशन, कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ क्वार्टर CILQ, या मेडिकल ये मैरिड वालों की जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी। जी इसका मतलब ये नहीं है कि अगेंस्ट है फौज जी। इसके, पर एक तरतीब थी कि भाई नहीं करा जाएगा। उसको कहीं ऐसी चीज लिख करके जब बोला जा रहा है कि अग्निवीरों के साथ ऐसा हो रहा है, जी। दैट इज टोटली रॉन्ग। जी शादी का कॉन्सेप्ट फौज में ऐसे भी लिया जाता है कि जो सुप्रीम कमांडर है ना डिफेंस फोर्सेस के, राष्ट्रपति हमारे, उनके साथ 3 ADC होते हैं, 8D कैंप, वो फोर्सेस से होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 या 2 ऐसे होते हैं। क्लॉज है कि वो शादीशुदा नहीं हो सकते। तो ये ना बड़े कॉन्सेप्ट वैसे वाले हैं, जब तक फौज में कोई नहीं रहे या फौज को ना समझे तो वो ऐसी चीज बोलता है, तो उससे ना तोड़ होती है समाज में। पेंशन की बात हो रही है, कोई भी नौकरी करता है, पहले से ये नियम है, तो ये बोला जा रहा है कि अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन पहले से ये क्लॉज है कि 15 साल की जब तक नौकरी आप पूरा नहीं करेंगे JCO जवानों के केस में, जी तो आपको पेंशन लागू नहीं है। तो पेंशन तो कोई 12 साल नौकरी करके छोड़ के चले जाए, 14 साल करके चले जाए, उसे पेंशन पहले से लागू नहीं थी। ऑफिसर्स के केस में यह है 20 साल जब नौकरी करेंगे तब पेंशन लागू होगी। तो आज अग्निवीर के उसमें जो पेंशन की बात है वो बड़ी सिंपल है कि 4 साल तो तुम्हारा एक प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद में जो रेगुलर सर्विस में जाएंगे तो उनकी पेंशन के लिए पेंशनेबल सर्विस शुरू होगी। अब यहाँ पे इशू जो आता है, ये किसी को आइडिया तो हो नहीं रहा, वो खाली बस ये लेके चल रहे हैं अग्निवीर को पेंशन नहीं है। तीसरा ऐसे ही एक आता है कि ये जो शहीद होते हैं अग्निवीर, तो अग्निवीर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा, शहीद के दर्जे की एक परिभाषा होती है अक्रॉस डिफेंस फोर्सेस कि खाली आप फौज में चले गए और अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो आप शहीद नहीं कहलाओगे, आपको फील्ड स्टेशन में होना चाहिए। फील्ड स्टेशन में कोई ऑपरेशनल टास्किंग में आपको अगर कुछ क्लॉजेज में आपकी डेथ होती है तब आप शहीद कहलाओगे। अब हो सकता है कश्मीर में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसमें चेक करा जाता है कि क्या इज इट बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस और प्रेशर जो आपका क्रिएट हुआ ड्यूटी की वजह से, तो शायद आप शहीद की कैटेगरी में आओगे, नहीं तो आप मेडिकल कैजुअलिटी में आओगे। तो ये जब क्लॉजेस पता नहीं होते ना तो फिर वो उड़ाई जाती है बातें। छुट्टी की बात इतनी छोटी सी चीज है, किसी को पता है कि छुट्टी आर्मी में 60 दिन की एनुअल लीव होती है, 30 दिन की कैजुअल लीव होती है, लेकिन जो लीव रूल की जो बुक है ना, जो लॉज हैं, उसमें सबसे ऊपर पता है क्या लिखा है, लीव इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, आपको खाली एक प्रिविलेज दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो सेना को आप तभी समझ सकते हो जब आप सेना को ज्वाइन करोगे। मैं खुद आज शादीशुदा आदमी मैं हूं नहीं। 2014 में जब मैंने केदारनाथ पुनर्निर्माण शुरू करा, या 2013 में जब मैं उत्तरकाशी में पोस्टिंग आया एज प्रिंसिपल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, मैंने लड़कों के भर्ती के कैंप चलाने शुरू करे। यार मैं अपनी सारी तनख्वाह उसमें लगाता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के पैसे लेकर के उसमें लगाता हूँ। फिर मैंने कुछ काम करने शुरू करे, मेरे को कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स जो मिल रखे हैं, मेरे को सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिल रखे हैं उत्तराखंड का। अब क्योंकि बोलने के लिए आपके सामने बैठा हूँ तो वैसे बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा हाई गैलेंट्री अवार्ड आज तक किसी को नहीं मिले, मरणोपरांत भी और जिंदा भी। उनके मेरे को अलग पैसे मिलते हैं। मैं वो सारे पैसे जो है ना वो सब के सब युवाओं की ट्रेनिंग के लिए यूथ फाउंडेशन कैंप में लगाता हूँ। बिल्कुल कर्नल साहब, एक सेकंड बस जी, क्योंकि आपके थ्रू मैं जरूर एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। अगर मैं इन लड़कों के भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ इस सोच के साथ में कि मेरे फादर खुद एक सिपाही भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफल्स में, और उसके बाद में ठीक है IG रिटायर हुए अपनी मेहनत से,
तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा चिंता है। मैं इनके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, सरकार को भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 25% जो रिटेंशन है वो 51 से 57% होना चाहिए। ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कुछ प्रिविलेजेस जो इनको मिलनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ तो मैं खाली एकदम से वो नहीं कर सकता हूँ ना। और जो मैं चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो अगर हो जाती हैं तो वाकई में एक सोल्जर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, जो अग्निवीर में कहीं इंप्रूवमेंट की बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इंडियन आर्मी तो खुद ही अपने सिपाहियों को सबसे ज़्यादा मोटिवेट, सबसे ज़्यादा उनके वेलफेयर को देखना, सबसे ज़्यादा उनको इनकरेज करना ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके युद्ध की हालत में। तो इंडियन आर्मी खुद ही कंसर्न्ड है। उसने एक सेल खोल रखी है, एक अलग सेटअप खोल रखा है, कैमो, सेंट्रल अग्निवीर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सेल खोल रखा है जो सब चीज़ें देख रहा है। तो आर्मी का वेट तो करें कि उन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट्स बना करके और दे रखी हैं। और अभी तो अपनी अग्निवीर आए भी नहीं है। पहला अग्निवीर 31 दिसंबर को बैच आएगा। उससे पहले जो माहौल बना दिया गया है ना, ये राहुल गांधी जैसों ने, जो हमेशा ही अगेंस्ट बोलते हैं, जो एंटी गवर्नमेंट हो जाते हैं, एंटी नेशन हो जाते हैं, उनकी वजह से ऐसे क्रिएट हो जाता है। आम लोगों को पता नहीं चलता, कुछ उसमें से पत्रकार हो जाते हैं, गलत वो भी नहीं है, कुछ उसमें सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं, कुछ उसमें जो मतलब कहीं ना कहीं अपने को जागरूक समझते हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं रखते। वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि ऐसे लगता है कि अग्निवीर के अगेंस्ट इंडियन आर्मी खुद हो रखी है। तो ये तो आर्मी के अगेंस्ट हो रही है चीज। मेरे को जरूर और मेरे जैसों को जरूर बोलना चाहिए इसमें। कर्नल साहब, आपकी छवि देश में एक सैन्य अधिकारी की है, एक राष्ट्र सेवक की है। आपका राजनीतिक सफर शुरू हुआ आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से जाना, उसके बाद भाजपा ज्वाइन करना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस पूरे राजनीतिक सफर में कहीं कोई चूक हुई है? बहुत बड़ी चूक हुई है। पहले तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ, इंडियन आर्मी, वहां पे दो सब्जेक्ट में कभी डिस्कशन या बात अगर करी जाए तो पनिशमेंट मिलती है। एक है किसी विमेन के बारे में बात करना और दूसरा पॉलिटिक्स के बारे में बात करना। मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती है, लेकिन मैंने 2013 में जब मैं पहली बार उत्तराखंड में पोस्टिंग आया, और लकीली अनलकीली डिजास्टर जो आया केदारनाथ का, उसमें मेरा मेजर रोल रहा है। उसी बीच में कई युवाओं को जो मैं भर्ती कराने की प्रोसेस चलाई, जिससे आज फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जो कैंप चला रहा हूँ उससे कोई 15,000 युवा नौकरी पे हैं। उस बीच में मेरे को समझ में आया है कि बहुत सारी चीजें जो मेरी आर्मी के एक्सपीरियंस थे मैंने वो करे, और उन्हीं को देख करके मेरे को लगा राजनीति में जाने से शायद मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ये अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए कि मैंने आम आदमी पार्टी के कुछ बातें ग्राउंड पे देखी दिल्ली में, हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम, और मैं जितना समझदार था मैंने उसे ना जाके पूरा अच्छे तरीके से असेस करा। मेरे को ये सब दिखाने वाला एक आदमी था जिसका नाम है राघव चड्ढा, जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी को जिसने ज्वाइन करा है। राघव चड्ढा, बातचीत बड़ी अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ये अपना अमेरिका से रिटर्न ही था। 4-5 बार जब मैं मिला और मैंने देखा तो मैं कन्विंस हुआ कि पहाड़ों के लिए एजुकेशन और हेल्थ का मॉडल लाने के लिए आम आदमी पार्टी के मॉडल को ट्राई करके देखते हैं। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मेरे को राजनीति तो आती नहीं है, तो मैं तो सीधा इस उसमें आ गया, मेरे को बनाया गया चीफ मिनिस्टर फेस। लेकिन वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर था। मेरे को ज्वाइन कराया आम आदमी पार्टी और उसके बाद में ये मुद्दे खत्म हो गए। राघव चड्ढा जी पंजाब में बिजी हो गए। यहाँ जो आए आम आदमी पार्टी के, वो सबसे करप्ट थे, और पर्पस खाली एक था कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को 4% वोट मिल जाए। अगर 4% वोट मिल जाते तो ऐसा कुछ नियम है कि 2 राज्यों में अगर एक जगह सरकार में एक जगह 4% वोट मिल गए तो आम आदमी पार्टी बिकम्स अ नेशनल पार्टी। बस उसी उसमें रह गए। फिर उसके बाद में हम दुखी हो गए, उसके बाद में हम बैक फुटिंग में चलते रहे। फिर हमको ऑब्वियसली हमारे जो वेल विशर है भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने पहले ही बोल रखा था अपना बंदा है, जा रखा है, अभी आ जाएगा वापस। उसके बाद हमें बोला कि भैया हो गई तेरी पिकनिक खत्म, चल वापस आ। यही है आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने और आरएसएस ने हमको बताया। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि अरे गलती हो गई, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदगी भर के लिए बस पापी मानूं अपने को। सीधे तौर पर मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में जाना एक बड़ी चूक थी, ब्लंडर।
ब्लंडर ऑफ माई लाइफ, ठीक 1 साल का वो ब्लंडर। ठीक है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा आंदोलन किया था, आम आदमी पार्टी बाद में बनी, उसके संस्थापक केजरीवाल ने वो आंदोलन किया था, ठीक। वहाँ भी ऐसी कई बातें आई कि युवाओं को बरगलाया गया था। पिछले वर्ष सोनम वांगचुक ने एक आंदोलन किया था और जिसमें बहुत सारे उन पर आरोप भी लगे, वो जेल भी गए, कई युवाओं की मौत भी हुई इस आंदोलन के दौरान और लगभग 300 से अधिक युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए, वो अभी भी मुकदमा झेल रहे हैं। अभी आज दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी, उसके संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने सैकड़ों युवाओं को वहाँ इकट्ठा किया। हालांकि आह्वान तो लाखों युवाओं के आने का था, सैकड़ों वही युवा वहाँ पर पहुँचे हैं और आंदोलन के लिए वहाँ पर शोर मचा रहे हैं। शिक्षा मंत्री का उनको रिजाइन करने की मांग भी कर रहे हैं। सही। तो आप किस प्रकार देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? क्या युवाओं को बरगलाया जाता है इसमें? इसके परिणाम युवाओं को देखने पड़ते हैं? यदि ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो उत्तराखंड की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? देखो, राजनीति पे तो फर्क बाद में देखते हैं, पहले तो देखते हैं हमारे देश की सुरक्षा पे क्या फर्क पड़ेगा। यूथ तो बंडल ऑफ एनर्जी है, उसको सही तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत है। ये ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी गवर्नमेंट की, उस गवर्नमेंट की जो एक पॉलिटिशियन और एक ब्यूरोक्रेट से मिल करके बनती है। अब कई बार क्या होता है, बार बार ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यूथ थोड़ा सा दुखी हो जाता है, डिसग्रंटल्ड हो जाता है। पेपर लीक उनमें से एक चीज है। कई बार यूथ का, जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, कई बार यूथ का जो अपनी सोच होती है, अपने तरीके होते हैं, वो अगर उस एनर्जी को सही दिशा ही नहीं मिलेगी, तो एक कहावत है ना, इस बंडल ऑफ एनर्जी को अगर ठीक से चैनलाइज नहीं करोगे या सही चैनलाइज करोगे तो ये कलाम साहब बनेगा। सही चैनलाइज नहीं करोगे ये दाऊद इब्राहिम भी बन सकता है। एनर्जी तो है ही, पर उस एज में वो क्षमता भी नहीं होती परखने की नहीं होती। अब यहाँ पे आती है बात दूसरी, जो बरगलाने वाली बात है। कुछ बातें ना इस माहौल को क्रिएट भी करती हैं जी। लेकिन जो बरगलाने वाली बात है उसमें कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं। आज वो फोर्सेस जरूरी नहीं है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आए, वो कहीं मीडिया के थ्रू, कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं वो थर्ड पार्टी कोई एक तरीका करके, कहीं स्लीपर सेल के जरिए जब ये चीजें करती हैं तो एकदम से पता नहीं चलता है। कर्नल साहब, आपने कहा स्लीपर सेल, तो क्या ये मानते हैं कि इसके पीछे कोई बाहरी या कोई छुपी हुई शक्ति काम कर रही है? यस, आज की तारीख में जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया को टारगेट करा जा रहा है। अगर टारगेट करा जा रहा है तो इंडिया उतना ही तो स्ट्रांग बनेगा ना कि अपने इंटरनल मैकेनिज्म को भी ठीक से समझे। कौन हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे तो बहुत सारी फोर्सेज हो सकती हैं। पाकिस्तान तो हम सोचते हैं, पाकिस्तान आईएसआई तो इट्स अ स्मॉल फोर्स। अगर हम इकोनॉमिकल पावर बन रहे हैं तो कितने सारे होंगे जो आज हमारी इकोनॉमिकल पावर में कंपटीशन में आएंगे। चाइना और पाकिस्तान तो हमारे इमीडिएट एनिमी। सोशल मीडिया पर एक ही दिन में लाखों फॉलोअर बढ़े और बढ़ते बढ़ते मिलियन में पहुंच गए, 2 से 3 मिलियन तक फॉलोअर। तो दावा किया जा रहा था कि जब ये आंदोलन होगा तो वहाँ लाखों युवा पहुंचेंगे, लेकिन आज कुछ ही हजारों में ही युवा वहाँ पहुंचे। नहीं, मेरे को ना उसका आइडिया नहीं है। फॉलोअर्स बनने के लिए हो सकता है युवा किसी विचार को समझ भी रहे हों, लेकिन उन युवाओं को मिसयूज करने वाला जो एक फोर्स होता है ना, वो कहीं आ रहा है तो वो तो बहुत बड़ा एक खतरा है। मेरे को एक हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग में मेरे को याद है, एक बार एक सूबेदार मेजर आया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उसने ना हमको एक बड़ा अच्छा एक मोटिवेशनल वो दिया था। उसने ये बोला था कि अब तुम बन रहे हो ऑफिसर एंड जेंटलमैन ऑल्सो। मतलब तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी है कि तुम्हारे से कोई एरर ना हो, सबसे सिंपल हम्बल तुम हो, कंडक्ट में भी अच्छे हो, तो तुम जेंटलमैन भी हो और तुम ऑफिसर भी बन रहे हो। तो तभी आईएमए में ना जो कैडेट्स होते हैं उनको बोलते हैं जीसी, जेंटलमैन कैडेट। तो उस टाइम पे उसने ये बोला था, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है ना, तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं ट्रेनिंग ने दे दी हैं वो अथाह हैं। ये समझ लेना तुम्हारे करियर में ऐसी नौबत आएगी, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, तुम्हें एक नदी पार करनी पड़ेगी। तुम नदी पार करो, ये समझ के करना। उस नदी में छोटे छोटे कई कीटाणु होते हैं, ये समझना। उस नदी में मगरमच्छ होते हैं, सांप होते हैं। मगरमच्छ और सांप इंसान की तरफ नहीं आते हैं। कीटाणु कई बार जब तुम क्रॉस कर रहे हो तो कीटाणु ने भी नदी क्रॉस करनी है, अकेले नहीं कर सकता, वो तुम्हारी पीठ में बैठ सकता है। तुम परवाह मत करना, कीटाणु को भी अपने साथ क्रॉस कराना। लेकिन अगर वो मगरमच्छ सामने से आया और तुम्हारे पास आई गया तो तुम्हारे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तुम्हें इतनी क्षमता होनी चाहिए,
कि तुमने मगरमच्छ की नाक में पूरे जोर से घूंसा मारना है, तुम्हारा हाथ भी टूटे तभी उसके लगेगी और तभी पीछे हटेगा। ये जो युवा है ना, युवा वो एनर्जी है जो इस देश को नदी अच्छे तरीके से पार करा के आगे तरक्की में लेके जाएगा। इनको अगर कीटाणु छोटे छोटे यूज करते हैं तो युवाओं को ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए जी। लेकिन अगर मगरमच्छ आ रहा है और वो मगरमच्छ इनकी एनर्जी को यूज करके कहीं गलत दिशा में लेके जा रहा है, तो फिर युवाओं के अंदर वो सोच भी होनी चाहिए कि जी। वही इकट्ठे होकर के कैसे इसको भगाएं। वो कौन हो सकता है? ये इतनी तेज आज हमारा सिस्टम डेवलपमेंट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एनिमीज का, कॉम्पिटिटर्स का ऐसे चेंज होता जा रहा है कि उसे हमें रेगुलरली मॉनिटर करके चलना है। इसीलिए राहुल गांधी जी जैसे यहाँ पे जरूर आए, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट लेकर के जाएंगे तो पक्का सोसाइटी में कहीं क्या हो रहा है हम सभी गिल्टी होंगे। जो आज सब ना नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं, आपने जो मेरे को बोला था कि हमारे खिलाफ भी कर रहे हैं, मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से अगर ऐसी चीज़ों पे असर आएगा कि हमारी सिक्योरिटी और सब चीज़ों पे असर आएगा, तो ये जनता को सोचना है। आज की तारीख में सोचने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सब देखें ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में और चीज़ों को आगे लेके चलें। सर, सोशल मीडिया पर एक हैशटैग जो है ट्रेंड कर रहा है, बायकॉट उत्तराखंड। बायकॉट उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी क्या है, इस घटना को आज जुड़ाव पिछले महीने हुई एक घटना से है। हरियाणा से कुछ युवक आते हैं, ऋषिकेश में उनके साथ मारपीट की जाती है और उनको नंगा करके सड़क पर दौड़ा के मारा पीटा जाता है। आरोप लगाया जाता है कि छोटी बच्ची से छेड़छाड़ की, और उस बच्चे की जो मदर थी उन्होंने फिर इस आरोप को निराधार बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उसके बाद इस सब का संज्ञान लेकर हरियाणा के कुछ इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर हैशटैग चला दिया, बायकॉट उत्तराखंड। अब इस सब घटना को लेकर बहुत विवाद बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के इन्फ्लुएंसर भी तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो पर्यटन चल रहा है, हमारी वजह से वहाँ के लोगों को रोटी मिल रही है। ये विवाद बढ़ता जा रहा है, तो क्या पर्यटन पर इस तरह की घटना से प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या इस तरह के बड़े मामलों में मुख्यमंत्री को आकर कुछ बयान नहीं देना चाहिए था, जिससे इस तरह के मामलों पर रोक लगे? देखो, पर्यटन जहाँ बात है, पहले तो ऐसे कोई ऐसा इंसिडेंट, मेरे को लगता है ऐसे इंसिडेंट तो नहीं होने चाहिए। और वैसे भी देवभूमि है, देवभूमि से ज़्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े हम्बल और बड़े अच्छे मतलब अपब्रिंगिंग में आते हैं ऊपर। कई बार मिस्टेकन आइडेंटिटी भी होती है किस चीज़ में, लेकिन ऐसे केसेस को बहुत अच्छे तरीके से असेस करके इस पे तो सबसे बढ़िया डिसीजन होने चाहिए। मुख्यमंत्री का कोई रोल जरूरी नहीं है हर चीज़ में हो, पर कहीं ना किसी अथॉरिटी को इसके ऊपर स्टेटमेंट देना चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी वो उस टाइप के हैं कि वो ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तभी उनका आजकल जो एक वो नाम चल रहा है धाकड़ धामी जी, वो इसीलिए चल रहा है कि वो ना बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं जहाँ पे कि उनको अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है कि ये इस लेवल पे गलत हो हालांकि गया है। कर्नल साहब, इस सब मामले को लेकर कुछ बुद्धिजीवियों ने अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने कहा भी है कि यहाँ की संस्कृति को लेकर यदि छेड़छाड़ की जाती है तो लोगों में जिससे आक्रोश होता है। हो सकता तो है। बाहरी लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमारे धाकड़ धामी धाकड़ से धुरंधर बन चुके हैं, उन्हें इस सब मामले का संज्ञान लेना चाहिए था। ये मामला बहुत बड़े स्तर पर बढ़ता जा रहा है। नहीं, वो पक्का धामी जी पक्का वो संज्ञान लेंगे। आप ये देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कहीं कोई सोच सकता है, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करवाया जी। उन्होंने ये जो पेपर लीक में क्या नाम है वो जो सबसे पहले बंद करा गया था, हाकिम जी। हाकम सिंह जी। हाकम सिंह बंद हुआ जी अब उसके बाद हाकम सिंह ही अगर निकम्मा है जी। कि वो दोबारा छूटने के बाद फिर करता है, फिर दोबारा बंद होता है, तो धामी जी तो यही कर सकते हैं कि भाई इम्प्लीमेंट करने के तरीकों को कैसे कर सकें। कहीं ना कहीं अपनी तरफ से तो जोर लगा ही रहे हैं, पर कुछ इंसान भी तो एक कट्टर वो है ना कि इस तरह के मामलों में जैसे जिस तरह का ये विवाद चल रहा है हरियाणा उत्तराखंड का लेकर, आप उत्तराखंड के युवाओं को और हरियाणा के युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, हम लोग भारत माता के स्ट्रॉन्ग अंग हैं, पड़ोसी हैं, और हमें तो कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी जो युवा दिखा सकता है उसके साथ में आगे लेकर के चलना चाहिए कदम को, कि खाली एक इंसिडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी कैरेक्टर को हाईलाइट कर ले, चाहे वो हरियाणा का कैरेक्टर हो चाहे उत्तराखंड का कैरेक्टर हो, और हमें मिलकर के जरूर प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और यूथ तो वैसे भी खैर वो एनर्जी है जिसको
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी लेनी है। सोसाइटी को कोई हिला सकता है, कोई सोसाइटी को मिसगाइड कर सकता है, पर यूथ ही ने तो उस चीज़ को सही दिशा को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। जी, उदय प्रभात से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। और अगले रविवार फिर किसी हस्ती के साथ अगले पॉडकास्ट में आपके साथ जुड़ेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। थैंक यू।